एक्टिवेटेड आर्मी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा कमेंट सेक्शन में। और आज हम क्या करने वाले हैं मैम? तो आज हम बेटा करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपकी मैम करवाने वाली है। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी, पूरा थ्योरी बेसिक से निचोड़ कर मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। सेशन को कंप्लीट देखना ना भूलिए और सेशन को लाइक भी ज़रूर कर देना। कमेंट्स आप लोगों के आ जाने चाहिए इस सेशन के बाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को मेल लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आपने 12th कर ली है, लेकिन 12th के साथ साथ 11th पर भी फोकस करना है हमें। 11th एंड 12th का सिलेबस पैरेलली हमें कंप्लीट करना है, सो दैट टाइमली हम नीट का सिलेबस कंप्लीट करके फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे #प्रॉमिस लिखेंगे इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ये लेक्चर पूरा अटेंड करना है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का #प्रॉमिस मैम आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को एनर्जी दिखाती रहनी है अपनी माँ को, अपनी माँ को आपको फुल ऑन एनर्जी दिखानी है। #MAA माय एक्टिवेटेड आर्मी जल्दी से आप लोगों को लिखना है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कभी खुद से सवाल करके देख, कभी खुद से सवाल करके देख कि कर क्या बहाने तुझे उस जगह तक ले जाएंगे जहां तेरा नाम गूंजेगा। हमारे पास आज बहुत सारे बहाने हैं करने के लिए कि यार बोर्ड्स का पेपर है, फिर ये वाली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, फिर वो वाली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, अभी इंग्लिश का पेपर पेंडिंग है, अभी मैथ्स का पेपर पेंडिंग है, अभी बायो भी करनी है। अरे भैया होली भी आ रही है, होली भी खेलनी है हमें। तो बहुत सारे बहाने बेटा आपके ना पढ़ने के। नींद आ रही होगी, या फिर आपको लगता है अभी हमें 12th पक्का कर लेना चाहिए, 11th का हम बाद में देखेंगे, कैसे तैसे करके सब कुछ हो जाएगा। बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिमेंबर उन बहानों से वहाँ तक, वो मंजिल जो आपकी है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। बहाने छोड़िए, मेहनत पर विश्वास रखिए, मेहनत करना स्टार्ट करिए। आज से जो आपको कंटेंट सारे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं NCERT नीट अड्डा चैनल पर, आपको वो सीरियसली देखना है। एक भी चीज़ अगले दिन तक नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोग चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए, आप लोग कुछ भी करिए, जिस मोमेंट पे जो चीज़ आ गई उस मोमेंट में आपको वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रॉमिस करना है मुझसे, बहुत सारे वादे मांगूंगी आपसे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको मेक श्योर करना है सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम एवरीवन। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट जब भी आपके पास क्लास आई तो उसकी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लग जाए कि भैया स्टार्ट होने वाली है आपकी क्लास और आपको सेशन अटेंड करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसी के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए, अभी हम बात करते हैं, अपना मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स में मैं आपको दूंगी चैप्टर प्रोग्रेस, क्योंकि ये टॉपिक्स हम करने वाले हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बिना चैप्टर प्रोग्रेस के आपको आइडिया नहीं लगता कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप मिस आउट भी कर जाते हो। तो ये सारे चैप्टर के जो मैंने प्रोग्रेस लिखे हुए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से कवर करवाऊंगी, सब चीज़ बहुत बेसिक से समझाऊंगी, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। टेलीग्राम पे आपको मैं PDF ही दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिनअप ज़रूर कर देना। अगर इन केस में भूल गई तो टेलीग्राम पे PDF देना, ठीक है। भूल जाती हूँ, थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, लेकिन अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार याद दिलवा दे करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ। आप कुछ भी लिखते हैं ना तो बेटा मैं रोज़ पढ़ती हूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कॉमेंट्स लिख रहे हो, कहाँ पर अटक रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी मैम ध्यान रखती है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉमेंट में मुझे ज़रूर याद दिलवाना है कि मैम PDF भेज देना, ठीक है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर करोगे तो ही फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगी। हर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास जो GOC पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी
चीज़ पता होना चाहिए, वो बेसिक चैप्टर है। और ऐसी अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये बेसिक चैप्टर है। अगर आपको ये दिक्कत करता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आप पक्का से प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, आपके वो सही सॉल्व होंगे ही नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये फाउंडेशन चैप्टर है, इसमें हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनेंगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाए ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना मैम कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए, इसके बाद इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम करेंगे, केमिकल स्टोइचियोमेट्री करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी, एंड लास्ट में एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए एवरीवन, सो यहाँ पर लेट्स बिगिन। आपका चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि भैया 9th क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। लेकिन हम मैटर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते थे किस में, एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंस में। अगर 2-3 चीज़ों को मिला दिया, प्योर चीज़ें 2-4 चीज़ें मिला दी तो वो मिक्सचर बन जाएगा। अदरवाइज अगर इंडिविजुअली है तो वो प्योर सब्सटेंस है। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आपका जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा बेटा वो एलिमेंट्स के फॉर्म में होगा, जैसे कार्बन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है। जो पूरे पीरियोडिक टेबल है बेटा वो सारे किससे भरी हुई है, आपके पास एलिमेंट से भरी हुई है, ठीक है। दैट इज फुल ऑफ एलिमेंट्स। और केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब आपके पास मोर देन 1 एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक फिक्स स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाता है। जैसे वाटर बनाने के लिए 2 एटम्स किसके चाहिए, एक मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए 2 एटम्स हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो फिक्स रहेगा वाटर का फॉर्मूला, फिक्स रहेगी बेटा स्टोइचियोमेट्री। तो 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे ही CO2 फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो ये क्या है बेटा, एक कंपाउंड है, ठीक है। सिर्फ CO2 होगा, सिर्फ वाटर होगा, तो ये है तो प्योर ही ना, लेकिन प्योर का क्या है, क्या ये एलिमेंट है, नहीं। 2 एलिमेंट्स मिलकर एक फिक्स स्टोइचियोमेट्री में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड हो गया, सिर्फ पानी, सिर्फ CO2। चलिए आइए इधर बात करते हैं। अब आपके पास जो मैटर है या तो वो प्योर होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर की अगर हम बात करें बेटा, तो मिक्सचर में आपके पास फर्दर डिवाइड हो सकता है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को अभी हम 12th में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो कॉम्पोजिशन है कंपोनेंट्स की वो थ्रू आउट क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल चीनी को पानी में घोला तो चीनी ऊपर से 1 चम्मच पियो या नीचे से पियो उतनी ही मीठी लगेगा, वो पानी उतना ही मीठा लगेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर एक कॉम्पोनेंट ऊपर ज़्यादा है तो नीचे कम होगा एंड वाइसा वर्सा। जैसे मिट्टी वाला पानी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, स्टैंड करने के बाद थोड़ी देर उसको अगर हम हिलाएंगे नहीं तो स्टैंडिंग के बाद वहाँ पर आप देखेंगे कि फेजेस क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहा है। जैसे आपने क्या करा, मिट्टी को पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करी, एक बार तो लगेगा कि भाई अच्छे से डिज़ोल्व हो गई, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ते हो तो क्या होता है, नीचे मिट्टी सेटल डाउन होती है और ऊपर पानी ज़्यादा होता है। तो जब आप ऊपर से पानी लेंगे, ऊपर से जो सॉल्यूशन के आप चीज़ उठाओगे चम्मच में, तो उसमें पानी ज़्यादा होगा मिट्टी कम, लेकिन नीचे से उठाओगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी पानी कम होगा। तो ऐसे मिक्सचर्स में जहाँ पे ऊपर नीचे कॉम्पोजिशन में फर्क आ रहा है तो वो क्या होंगे बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोले जाएंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मड वाटर, यहाँ पर आप एग्जाम्पल बेटा लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बन के आता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज हाउ योर चैप्टर बिगिंस। इसके बाद ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट आता है। सिग्निफिकेंट फिगर आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो सेम कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, एक सर्टेन डिजिट आप डिफाइन करते हो, साथ में एक डाउटफुल डिजिट तो आपकी होती है वो भी आप डिफाइन कर रहे होते हो। इसके बहुत बेसिक रूल्स हैं, ये सब सेम है जो आप फिजिक्स में पढ़ के आते हो, ठीक है। तो क्लास 11 में आपने फिजिक्स में यही पढ़ा होगा, यही चीज़ें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट होके आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6575, ये क्या है, बिल्कुल इसमें कोई भी जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा 4। जैसे 0.543, अब ये वाला जीरो मत कैलकुलेट करना, आगे रूल में बताऊंगी, बट नॉन जीरो डिजिट्स नंबर कौन से, 543, तो इसमें बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया, दूसरा रूल आप इसी में लिख लीजिए, अगर मेरे पास 6027 है, 2 नॉन जीरो
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इसमें 6 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, बीच में जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिखते रहना, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अगर ये बोल रहा है इफ एनी जीरो प्रोसीड्स द नॉन जीरो डिजिट देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.00232, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट से आगे वाले जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 2, 3 और ये 2, ठीक है। टोटल कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। तो जीरो अगर प्रीसीड कर रहा है नॉन जीरो डिजिट से पहले तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, जीरो आ गया 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर जीरो है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स तो वो सिग्निफिकेंट है। यही रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे इस केस में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे क्योंकि 2 जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बेटा, जीरोज एट द एंड और ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 0.500 की, ठीक है, तो नॉन जीरो के बाद अगर सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो होगा डेसिमल के बाद, अगर राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर सिग्निफिकेंट जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे जीरो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से पहले है। लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है और राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस पे आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लास्टली एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, अगर कोई सिंबल है, फॉर एग्जाम्पल प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोल दिया, पाई बोल दिया, तो यहाँ पे इनके सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने बोलते हो, इन्फिनिटी बोलते हो, ठीक है। तो अगर कोई सिंबल बोल दिया या फिर कोई भी आपको एवोगाड्रोस नंबर बोल दिया, फॉर एग्जांपल Na के बारे में पूछा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा सिंबल दे दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना बोलोगे बेटा, इन्फिनिटी बोलोगे। अगर 3.14 बोला है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। अगर पाई बोला है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 × 10⁻23, उसने ये मेंशन करके दिया है और बोला है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 10 की जो भी पावर है वो नॉन सिग्निफिकेंट। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 3। अगर ये मेंशन करके दिया है तो 3, लेकिन यहीं पे अगर एवोगाड्रोस नंबर Na में पूछा है तो Na में कितना बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि कई बार सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आते नहीं है लेकिन आ सकते हैं, हमें तो सब करना है, सिलेबस में लिखा है तो भैया सब करके जाना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलिए एवरीवन। चलिए इसके बाद बेटा आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सारे लॉज मैंने यहाँ पर आपके कवर कर दिए हैं, राइट। आप लोगों को क्या करना है, आपको एक तो स्टेटमेंट याद नहीं करना है, नीट में कुछ भी याद नहीं करना, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी याद नहीं करना, बस एक बार दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए। आपसे पूछ लेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए लेविजायर ने दिया था। लॉज ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए बेटा प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। तो जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही लिखी हुई है। इनके साल वगैरह याद नहीं करने कि इसने इतने साल में दिया था, इतने साल में नहीं, वो सब नहीं पूछता। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है। इस PPT के थ्रू आपको पूरा क्या कवर हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपका मस्त कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर पे विश्वास रखिए और पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए। चलिए इसके बाद लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो बेटा ये लेविजायर ने दिया था। इससे बोलना क्या चाह रहा था लेविजायर, इसने बोल रहा था कि अगर आपका जो मास ऑफ रिएक्टेंट है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी सेम ही रहता है। मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। जितना रिएक्टेंट का टोटल मास आएगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ C+O2 और रिएक्शन करवाकर क्या बनाने चली, CO2, ठीक है। क्या बनाने चली बेटा, CO2 बनाने चली,
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन का बेटा कितना मास, कार्बन का 12 ग्राम मास है। ऑक्सीजन का कितना मास बेटा, 32 ग्राम मास है, ठीक है, क्योंकि 16 × 2 करेंगे ना। तो टोटल समेशन ऑफ रिएक्टेंट मास कितना हो गया, 12 + 32 विच इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। आइए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो CO2 का 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के भी मास कितना आ गया, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मास कितना आ गया, 44। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो बोलता है, जो समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर। नेक्स्ट लॉ ऑफ बेटा कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, किसने दिया था, प्राउच ने दिया था। इसने बोला अगर पानी बना रहे हो ना, चाहे पानी तुम टैप वाटर लेके आओ, चाहे तुम समुंदर से पानी लेके आओ, चाहे ऊपर बारिश से अगर पानी आएगा, तो वहाँ पर जो वाटर की कॉम्पोजिशन है ना बेटा, क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड वेट रेशो से कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन का वेट ले तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम पर मोल होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा। 1 ऑक्सीजन की बात करें तो इसका वेट होता है 16 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पर जो वेट रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगा। पानी हमेशा 1:8 वेट रेशो से ही कंबाइन करेगा, चाहे पानी तुम समुंदर का लेके आ रहे हो, नलके का लेके आ रहे हो, बारिश का पानी लेके आए हो, कहीं से भी पानी लाओ, पानी तो रहेगा H2O ही। ठीक है, तो यही बोल रखा है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contains same element combined together in a same proportion by mass। वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेगा, सेम कॉम्पोजिशन रहेगी, और एक कांस्टेंट प्रोपोजिशन से ये कंबाइन करेंगे तो आपका फॉर एग्जांपल वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किससे कंबाइन करता है, 1:8। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 वेट रेशो से कंबाइन करता है। ठीक है, जल्दी से चैट सेक्शन में सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर लिखते जाना, क्योंकि सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर जब आप लिखते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर लिख देना अगर सब कुछ समझ आ रहा है। और हाँ, डरना मत कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरी स्ट्रांग कर लो, क्वेश्चंस होंगे पक्का। ठीक है, बिना क्वेश्चंस के लिए नीट एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको मैं सिर्फ ज़्यादा भी थ्योरी दे रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा वेस्ट करोगे क्वेश्चंस में तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं ना, बोर्ड्स वगैरह के पेपर है। ठीक है, तो सब बच्चे जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे ना उसके बाद हम करेंगे तगड़े तरीके से क्वेश्चंस। ठीक है, तो डू नॉट वरी, क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हाँ, अभी क्या है, अभी आप सिर्फ एक लेवल पे आ जाओ, चाहे आप 11th पे हो या 12th में हो या ड्रॉप आउट हो, किसी भी लेवल पे हो, एक बार थ्योरी अच्छे से कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, पूरा प्लान आपकी मैम ने बना रखा है। ठीक है, तो इतना ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। आइए चलिए करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में, ठीक है, तो वन ऑफ द एलिमेंट्स का अगर हम मास फिक्स कर दे तो दूसरे जो एलिमेंट्स है वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। इतनी कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट्स है क्या हमें याद रखनी है, याद नहीं रखनी, कुछ भी याद कुछ भी नहीं रखना, बस समझना है, पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है। पहली बात याद क्या रखना है, किसने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवेज़ायर ने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्राउच ने दिया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जो याद रखनी है उसको हम 1 पेज शॉर्ट नोट पे लिख देंगे ना, कुछ भी नहीं करना हमें, ये सब लिखना है, बस अभी इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए आइए, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब मैं कॉम्बिनेशन करने चली तो मैंने देखा यहाँ पर H2 + O2 को कंबाइन करने चली तो ये देखा कि ये तो भैया 2 डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है, ये वाटर भी बना सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है। तो पहली बात, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस पे अप्लाई करते हैं, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं बेटा टू गिव 2
और मोर दैन 2 कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं, N2O मिलता है, NO मिलता है, N2O3 मिलता है, N2O4 मिलता है, N2O5 मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं, तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी ये एग्जाम्पल बहुत है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करा तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस केस में बेटा 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक एलिमेंट चाहो तो इसका कर लो, चाहो तो इसका कर लो। अब मेरे को दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है, तो लेट्स फिक्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं बोल रही हूँ मेरे दोनों में 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, दोनों कंपाउंड्स में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होगा पहले कंपाउंड में। अगर यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है तो 2 × 16 बेटा यहाँ पर कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। अब ये बोल रहा है अगर आपने एक एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, अब जो दूसरा एलिमेंट है ना बेटा, दूसरा एलिमेंट है ना, उसका जब वेट रेशियो निकालोगे तो सिंपल होल नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 32/16 करूँगी तो यहाँ पर मेरा जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा, ठीक है, या 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। नथिंग इन फ्रैक्शनल मतलब 1/2.5 नहीं आ सकता, 1/2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ याद आ गई, समझ आ गई, सारी चीज़ें ऑल क्लियर, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर लिखते जाएंगे अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेटा, वो क्या है, गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इट स्टेट्स दैट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है मैं मेंशन कर जाऊँगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, गिवन होना चाहिए। व्हेन दे कंबाइन, सो किसके लिए एप्लीकेबल है, पहली बात गे-ल्यूसैक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, ये बोलता है इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द गैसेस कंबाइन दे डू सो इन अ वॉल्यूम विच बेयर सिंपल रेशियो टू ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करती हूँ H2 गैस है, क्योंकि गे-ल्यूसैक्स लॉ गैसेस पे अप्लाई करते हैं तो एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेस है और प्रोडक्ट भी गैसेस है। तो H2 बेटा गैस है और Cl2 भी क्या है, गैस है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2HCl मिलेगा, ये भी क्या है बेटा, गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोल रेशियो देखेंगे तो 1:1:2 मोल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर STP पे वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, ये तो पता होगा ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आगे करेंगे। 1 मोल किसके बराबर है, 22.4 लीटर्स के बराबर है। तो यहाँ पर 22.4 लीटर्स क्या मिलेगा, H2, और यहाँ पर 22.4 लीटर्स Cl2 रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे 2 × 22.4 विच इज़ इक्वल टू 44.8 लीटर्स क्या मिलने वाला है, HCl मिलने वाला है। अगर तुमने टेम्परेचर सेम रखा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो गैसेस कंबाइन कर रही हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका जो रेशो है, वॉल्यूम रेशो, वो सिंपल होल नंबर रेशो है। मतलब वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ Cl2 और वॉल्यूम ऑफ HCl अगर आप निकालते हैं तो ये 22.4, ये भी कितना बेटा 22.4, और ये कितना 44.8। जब आप इनका होल नंबर, इनका रेशो निकालोगे ना, ये सिंपल होल नंबर रेशो से कंबाइन करेंगे विच इज़ 1:1:2। आया समझ? तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, गे-ल्यूसैक्स लॉ पहली बात गैसेस पे एप्लीकेबल है, दूसरी बात टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। तो जो गैसेस कंबाइन करेंगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको लिखनी है लिख लो, बाकी आपको PDF में दे दूंगी। चलिए ठीक है। लास्ट लॉ क्या कहता है बेटा, लास्ट लॉ ये कहता है अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ 22.4 लीटर्स क्या है, हाइड्रोजन गैस है, Cl2 गैस है और HCl गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम सेम है
तो मोल्स भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो अगर हम बात करें बेटा एट HTP, तो मोल्स कितने होंगे, इसके भी 1 मोल होंगे, इसके भी 1 मोल होंगे, इसके भी 1 मोल होंगे। मॉलिक्यूल की बात करें तो बेटा Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या बोल दी उसने ये बोल दी कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम तीनों का बराबर है, तो इनके मोल्स और मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए मूविंग टू द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, आप लोगों ने कभी सुना है? इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो। आप लोग बोलते हो ना मैम ऑक्सीजन का 8 है और ये क्या है बेटा 16 है। सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप क्या बोलते हो मैम ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है और 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन्स है ना, यही तो बोलते हो। तो अगर मेरी बात सुनो, Cl35.5, यहाँ पर बेटा क्या है 17, क्लोरीन का मास कितना लिखते हैं 35.5 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आप मेरे को ये बोलते हो मैम कि यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 35.5 माइनस 17 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। क्या कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आधे हो सकते हैं क्या? ये तो कितना आएगा 35.5 माइनस 17 करोगे तो समथिंग 0.5 तो आएगा ना। तो क्या कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आधे हो सकते हैं? तो आंसर इज नहीं। तो ये मास 35.5 कैसे लिख सकते हो? इससे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे आधे आ जाएंगे। लेकिन ये जो मास है, जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार, किसी को आइडिया है कि ये 35.5 क्या Cl का मास है या एवरेज एटॉमिक मास है बेटा? रिमेंबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी आधे नहीं हो सकते। यहाँ पर ये जो अगर आप मास फ्रैक्शंस में देख रहे हो ना, 0.5 डेसिमल में देख रहे हो ना, तो ऐसे मासेस जो होते हैं एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। तो ये Cl का एक्चुअल मास नहीं है, ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। अगर डेसिमल में आ गया ना मास, तो दैट मीन्स वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। और ये जो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स, ठीक है। तो Cl के ऐसे तो हाइड्रोजन के भी होते हैं, है ना, बट हम H11 क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन 1 है वो 99% प्रेजेंट है। लेकिन जब Cl की बात करें तो क्लोरीन एटम्स के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, क्लोरीन 1735, एक तो ये वाला, और क्लोरीन 1737, एक ये वाला। ये नेचर में 99% नहीं है, 75% ये है और 37 वाला 25% है। तो आइसोटोप जब अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है तब हम एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंस थोड़ा सा इसका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन का क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा समझ आया आपको कंसेप्ट? एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इट इज़ अप्लाइड, लिखते जाइए साथ में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो आप लोगों को नहीं क्लियर थे और आज क्लियर हो रहे हैं, तो लिखते रहना अपनी नोटबुक में। इट इज़ अप्लाइड फॉर आइसोटोप्स, ठीक है, जो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है A और इसके 2 आइसोटोप्स हैं A1 और A2, ठीक है। अगर नेचर में X% ही अवेलेबल है और ये नेचर में बेटा कितना % अवेलेबल है? Y%। या लेट अस टॉक 2 ही आइसोटोप्स हैं तो 100 माइनस X% हुआ। इसका मोलर मास मैंने A बोल दिया, इसका मोलर मास मैंने B बोल दिया। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A कितना आएगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A आएगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? जो A मास है वो कितना % कॉन्ट्रीब्यूशन है? X/100 ऑफ A, ठीक है। 100 माइनस X% जो आइसोटोप है नेचर में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है मास का कितना है? B। बस यही करना है, 100 माइनस X/% है तो 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। आइए चलिए एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पॉसिबल है। क्लोरीन 1735, ठीक है, नेचर में
मैं बता देती हूँ, ये 75% होता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है बेटा, क्लोरीन 1737, नेचर में ये 25% ही प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे एवरीवन, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 35 वाला जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 75/100% का हो रहा है, समझ रहे हो। 75% है ना, तो 75/100 कंट्रीब्यूट करे 35 मास को, और जो आपका 37 है वो नेचर में 25% प्रेजेंट है, 25/100। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यही वैल्यू कितनी आएगी, 35.5। तो ये जो 35.5 तुम क्लोरीन पे लिखते हो ना, ये एक्चुअली में क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। दूसरी बात याद रखना, जो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे ये 75% प्रेजेंट है, 37 से ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है, 35 वाला प्रेजेंट है। 75% नेचर में बहुत मायने रखता है, तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, जो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उसके पास आएगा। तो यहाँ पर ये जो एवरेज मास है 37 के पास नहीं है, 35 के पास है। क्यों, क्योंकि भाई ये ज़्यादा डोमिनेशन इसी का हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर कोई आपसे बोल दे कि किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास उसी के पास रहेगा, ठीक है। आधे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए क्लियर, कैसे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेटा जैसे अगर हम बात करते हैं क्या, 1 डज़न, जैसे हम एक क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देते ना कि 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 क्वांटिटी ऑफ दी पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो। 1 डज़न बनाना बोला तो 12 बनाना, 1 डज़न एप्पल बोला तो 12 एप्पल्स, 1 डज़न चॉकलेट बोला तो 12 चॉकलेट्स, 1 डज़न ह्यूमन बींग्स बोला तो 12 ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। तो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जैसे 1 डज़न को फिक्स कर दिया कि वो किसके बराबर है, 12 के बराबर, तो ऐसे ही हमने 1 मोल को केमिस्ट्री में फिक्स कर दिया कि ये किसके बराबर होगा, 6.02 10⁻23 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 6.02 10⁻23 क्वांटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बात ही नहीं करते, हम तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बात करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये जो है, ये क्वांटिटी की जगह अगर मैं पार्टिकल्स लगा दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्टिकल्स में आपके सब कुछ आ जाएंगे, आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स सब आ जाएंगे, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स सब आ जाएंगे बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ क्या कि मेरे पास 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम के, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बता सकते हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बता सकते हो, बता ही सकते हैं ना, बता ही सकते हैं ना। 1 मोल में 6.02 है, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 × 6.02 10⁻23, ठीक है। तो इतने ऑक्सीजन एटम्स, इस क्वांटिटी में इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात याद रखेंगे, जो 6.02 10⁻23 बार बार लिखने से अच्छा क्या लिख सकते हो, Na माने इसको ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हो इसको, क्या बोलते हो, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हो। तो अगर मेरे को ये नहीं लिखना तो मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करती हूँ ना, 2Na लिख देती हूँ, तो मैम समझ जाएंगे कि Na का मतलब क्या होता है, मैम को तो पता ही होगा ना, तो आप लिख सकते हो 2Na, कोई दिक्कत नहीं है अगर कैलकुलेशन से तुम्हें बचना है तो। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शंस में दिए हो तो करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है, रेस्ट आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। आइए एक ऐसा फॉर्मूला दे रही हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, सॉल्व हो जाएंगे। एक ऐसा फॉर्मूला, अब कुछ भी दिया हो, हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना एवरीवन, मैं आपको फ्लो चार्ट दे देती हूँ, ठीक है। नीट में जो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं,
आपको क्या दे देगा, वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, और पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा एटम्स कितने हैं बता दो, या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कितने हैं बता दो, या फिर चार्ज कितना कैरी कर रहे हैं वो बता दो, या फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स कितने हैं आयंस में वो बता दो। तो ये सारी चीज़ें नंबर के ऊपर वो पूछता है, ठीक है। तो कुछ भी हो आपको क्या करना है, अगर वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए तो सीधा निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालते हो इन सबसे अभी बताऊंगी। नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ एक फॉर्मूला दूंगी, सारा सॉर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनटू एवोगैड्रोस नंबर करके क्या निकाल सकते हो, इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर करके आप क्या निकाल सकते हो बेटा, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, ठीक है, तो जितने एटम्स है, एटॉमिसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बस ये देख लीजिए, एक मोल में या 2 मोल में या 3 मोल में या n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स से आप एटम्स, आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है, अगर वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपल एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए शॉर्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन सैंपल का वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, ठीक है। अच्छा सुन लो, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास, या फिर बेटा ये किसके बराबर हो सकता है, वॉल्यूम, कोई गैस है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब आप देखो 2 कंडीशंस होंगी, एसटीपी, एनटीपी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों पे ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर्स, अगर ऊपर वॉल्यूम ml में है तो 22400 ml लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कोई बोले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो n बाय एवोगैड्रोस नंबर, याद है ये वैल्यू किसके बराबर है, 6.02 10⁻23 के बराबर है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल एन क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए, एक एग्जाम्पल करवा दूँ, चलो आओ एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 दे रखा है, CO2 का जो वेट दे रखा है वो 88 ग्राम्स दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसमें टोटल एटम्स बता दो कितने, टोटल एटम्स बता दो बेटा कितने हैं इसमें। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, चलो वेट दे रखा है तो आपने चार्ट देख लिया, वेट दे रखा है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला ये वाला लेंगे क्योंकि वेट दे रखा है। CO2 का बेटा मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास 12 फॉर कार्बन, 32 फॉर ऑक्सीजन, तो बेटा कितना होगा 44 ग्राम्स पर मोल होगा। SI यूनिट नंबर ऑफ मोल्स की मोल्स ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस वेट से मोल्स निकाल लिए, 88 वेट है, मोलर मास कितना है 44, तो आपके पास मोल्स कितने आ गए, इतने वेट में 2 मोल्स क्या है CO2 के, ठीक है। अब बताओ अब क्या निकालेंगे, मोल्स से निकालने पड़ेंगे पार्टिकल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 × 6.02 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 2 12, 1204 और ये आपका आ जाएगा 12.04, ठीक है। तो 12.04 10⁻23, मैथ्स में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, आपकी तरह मुझे भी कम मैथ्स आती है, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, वैसे ही सही करिए अभी, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से मूविंग अहेड। इतने हमें क्या मिल गए, CO2 के
पार्टिकल्स, चाहे आप इसको कंपाउंड्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब देखो एक CO2 के पार्टिकल में 3 एटम होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो वो मेरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। इसकी एटॉमिसिटी बेटा कितनी है, 3 है ना, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। एटॉमिसिटी तो मैंने आपको वही तो बताया था, अभी वही तो बताया था। पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एटम्स निकल जाएंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स था। तो यहाँ पर बेटा एटॉमिसिटी कितनी है, 3, तो यहाँ पर टोटल एटम्स कितने निकलेंगे, टोटल एटम्स विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 12.04 इंटू 10⁻23 कर लेंगे टोटल एटम्स। अगर पूछा होता ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, इंटू 2 करते। अगर कार्बन पूछता तो एक पार्टिकल में एक ही कार्बन है, तो इतने पार्टिकल्स में इतने ही कार्बन होंगे ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा दूसरी बात अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, 4 ऑप्शंस दे दे और पूछे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में है, तो आप याद रखना जिसमें मैक्सिमम मोल्स होंगे ना बेटा, जिसमें मैक्सिमम मोल्स होंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होंगे। लेकिन अगर किसी के मैक्सिमम मोल्स या मॉलिक्यूल्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी में मैक्सिमम एटम्स हो, ये बात गलत हो जाएगी। मैक्सिमम एटम्स फिर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। किसी की एटॉमिसिटी ज़्यादा हो गई तो एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो मोल्स अगर मैक्सिमम होंगे तो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोल्स ज़्यादा होंगे तो उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो एटम्स आप कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है। चलिए सो दिस वाज ऑल बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका जो मास है ना, वो हम किस में डिफाइन करते हैं, ग्राम एटम या ग्राम मोल में भी डिफाइन करते हैं। सिंपल से, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास x ग्राम एटम किसके हैं, ऑफ ऑक्सीजन, तो इस ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, अगर ग्राम एटम वर्ड यूज़ करें तो वो बोल रहा है x मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। क्या है, x मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस केस में बेटा अगर आप मोलर मास बात करेंगे ना, तो मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कंसिडर करना 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि ग्राम एटम वर्ड यूज़ करा है। अगर कोई बोले x ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, एक ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन है, तो अब आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर दिया ना, तो इसका मतलब हो गया x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अब आप मॉलिक्यूल कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया उसने। तो इस केस में जब आप मोलर मास कंसिडर करके चलेंगे ना बेटा, तो 32 ग्राम पर मोल कंसिडर करना। तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लेंगे एवरीवन, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उतना ही मैं आपको करवाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, यहाँ पर आपको मास कैलकुलेट करना है। मैंने फिर बोला फिजिक्स में मास और वेट अलग होता है, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस आपको कंसिडर दिमाग लगाना ही नहीं है, तो ठीक है। तो वेट लिखा है, मास लिखा है, बात एक ही है। चलिए, अगर इसने बोला 2.5 ग्राम एटम है, अब ग्राम एटम मतलब क्या हो गया, 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हो गया मतलब, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मुझे पता है ना, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास होता है। अब मेरे को मोल्स तो पता लग गया 2.5 मोल्स, तो मुझे वेट माने मास निकालना है। तो मोलर मास किसका लेना पड़ेगा, सिंस ऊपर एटम लिख रहा है तो ऑक्सीजन का ही मास लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम का मास लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2.5 इंटू 16 ग्राम आ जाएगा आपका वेट। कर लेंगे एवरीवन, कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। देखो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना है। चलिए डन, सॉल्व कर लिया, सॉल्व भी करते रहेंगे एवरीवन। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, ये कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। कितना वेट होगा 2.5 ग्राम एटम के लिए, 2.5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए मुझे 40 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। आइए
अब चलते हैं अपनी मेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अगर आप 11th में हैं तो 12th में सॉल्यूशन चैप्टर करने में दिक्कत आएगा। तो मैं आपको एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझा देती हूँ, एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। आइए, 2 तरीके की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है हमारे, ठीक है। कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है एवरीवन, जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन बताएंगे। 2 तरीके की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, एक क्या होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आइए चलिए आप मुझे बताएंगे इन द चैट सेक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, सब देखूंगी तुम्हारे चैट, सब देखूंगी जो तुम लिखोगे। फटाफट से बताओगे टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसका टाइम स्टैम्प पे लगाइए, कमेंट करिए आंसर। कमेंट्स में बहुत सारे आंसर्स जो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सभी बच्चों के आंसर्स आ जाने चाहिए। आइए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा कौन सी होती हैं, जिनमें वॉल्यूम आता है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। तो आपको याद रखना है वॉल्यूम कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बस एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आता है, लेकिन बाकी सब में हमेशा क्या रखना है, सॉल्यूशन रखना है, ठीक है। वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मैं बताऊंगी। अच्छा, दूसरी बात, अब मैम ये अमाउंट से मतलब क्या है, अमाउंट आपका वेट हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, ठीक है। अमाउंट मतलब क्वांटिटी, या तो आप वेट मेजर कर लो, या वॉल्यूम मेजर कर लो, या नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। आइए टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन आप पढ़ते हो टर्म, वो वेट बाय वेट परसेंटेज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो मैम मेरे को लिखना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या कर दूंगी, 100 कर दूंगी। अब क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है तो मैंने इंडिपेंडेंट में लिखा। अगर मेरे पास वॉल्यूम होता नीचे या ऊपर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अगर मैं करती, तो ये किसके बराबर होता, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्योंकि वॉल्यूम आया ऊपर या नीचे कहीं पे भी वॉल्यूम आएगा तो वो डिपेंडेंट में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, चलिए पहले एक बार सारा लिख लेते हैं फिर समझेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दूँ, क्यों इसमें रखा, क्योंकि बेटा वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये किसके बराबर होगा, ऊपर लिखूंगी मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखूंगी एवरीवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। आइए आगे करते हैं बात, नंबर ऑफ मोल्स का ले रेशो, नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये ही क्वांटिटी, सपोज करो मेरे पास मोल फ्रैक्शन बोली जाती है, सपोज करो एवरीवन मेरे पास मोल फ्रैक्शन किसके निकालने, सॉल्यूट के, तो मैं ये वैल्यू कैसे लिखूंगी, ये वैल्यू कैसे लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में आप क्या लिखते हैं बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तभी तो सॉल्यूशन के मोल्स आएंगे, टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो ये इसके बराबर हो गया। अभी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे रख दिया। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टोटल मोल्स। ऑल्सो रिमेंबर इसमें एक चीज़, जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, किसमें, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा।
ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब जो रेशो है क्या मैं मोल्स बाय वॉल्यूम कर लूँ, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड रेशो जो होता है बेटा, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है मोलारिटी, कैपिटल M होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। रिमेंबर ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन, लेकिन जो वॉल्यूम है वहाँ पर आपको याद रखना है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए लीटर्स में। अगर आप इसको और खोलना चाहते हैं तो मोल्स को अभी हमने देखा ना, वेट बाय मोलर मास होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ml में है तो ऊपर 1000 भेज देना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे, यूनिट याद रखेंगे। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलारिटी हो जाएगी मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। आइए अगर मैं एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या लिख दूँ, स्मॉल m, ये क्या हो जाएगी, मोलालिटी, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स बाय वेट लिख दो बेटा, मोल्स बाय वेट रेशो भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो वेट लोगे वो सॉल्वेंट का लोगे, सॉल्यूशन का नहीं लोगे, किसका लोगे, सॉल्वेंट का। तो इस पे लगा लेना स्टार, डबल स्टार लगा लेना, ठीक है, डबल स्टार लगा लेना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डबल स्टार क्यों लगवाया मैम ने, इसलिए लगवाया है क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सब जगह सॉल्यूशन 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 चल रहा है, यहाँ पे भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ही तो हुआ, लेकिन एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें आप डिनोमिनेटर में क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट का वेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, मोलालिटी बोलते हैं। चलिए एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और है विच इज़ नॉर्मैलिटी, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम है तो यहाँ पर आपको लिखना है इक्विवेलेंट मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स किसके, सॉल्यूट के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर्स में। अब ये इक्विवेलेंट मोल्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट मोल्स होते हैं n इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर, ये दोनों ही क्या होंगे, सॉल्यूट की क्वांटिटीज़ होंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या हो गया, नॉर्मैलिटी, ठीक है। इसके यूनिट मोल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। आइए इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी, ठीक है। आइए हो गया, मैंने आपको ये बता दिया। आइए समझते हैं, बस एक समझा देती हूँ, बाकी सब आपको समझ आता है। अगर मैं बोल रही हूँ 98% सॉल्यूशन है और वो बोल रही हूँ वेट बाय वेट % सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 98% को खोल के रखेंगे तो 98 बाय 100 आएगा ना। तो याद रखना इसमें 98 ग्राम्स किसका होगा बेटा, सॉल्यूट का, 100 ग्राम्स किसका होगा, सॉल्यूशन का वेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का वेट निकालने को आ जाए तो आप कर लेंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देना, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सो कभी भी आपको वेट % से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है। तो 100 माइनस 98 तो आप क्या बोलेंगे, 2 ग्राम, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है, कर लोगे एवरीवन, कर लोगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट, ठीक है। और रिमेंबर कभी भी आ जाए बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में शिफ्टिंग, फॉर एग्जांपल मोलालिटी दे दी, मोलारिटी निकालनी है, या मोल फ्रैक्शन दे दिया, क्या निकालने को बोल दिया, मोलारिटी निकालने को दे दिया, तो कभी भी यहाँ से यहाँ कन्वर्जन आ जाए तो इसमें डेफिनेटली उसने क्या देना है, डेंसिटी देना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू के बिना आप एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म से इंडिपेंडेंट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो कभी भी कन्वर्जन होगा तो वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू होनी चाहिए, तभी कन्वर्जन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लास 11th में और साथ में जब सॉल्यूशन चैप्टर हम करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है। आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की टेंशन ना लें, अभी हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं, थ्योरी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूलेज आप याद रखिए, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा 0.5 नॉर्मल है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 नॉर्मल। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे,
एक 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा है फ्रॉम 1 लीटर टू 100 लीटर्स। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको बतानी है। एक बार खुद से ट्राई करिए, मैं करवा रही हूँ। हाँ, क्या आया आंसर? सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। आपको पिन अप करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, ठीक है? किसी का आया है तो करवाऊँ, करवा दूँ? आओ, आपको गिवन क्या है ध्यान से देखेंगे। आपको गिवन है बेटा, जो गिवन है ना वो लिख लो। आपको एक H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है। किसका दे रखा है? H2SO4 सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे कि बेटा इसमें जो सॉल्यूट है ना मैम, वो तो क्या है? H2SO4 है, ठीक है? डाइल्यूटेड है तो सॉल्वेंट क्या होगा? ऑब्वियसली पानी में ही तो डाइल्यूशन करी होगी, तो सॉल्वेंट जो होगा वो पानी होगा। अब क्या बोला है, ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन है ना, हमारे पास पहले 5 मोलर सॉल्यूशन था और इसका वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। अब यहाँ पर मेरे पास आप ना ऐसे डिब्बे बना के करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या था? ये मेरे पास 5 ml H2SO4 था, 5 मोलर H2SO4 था 1 लीटर, ठीक है? क्या था? H2SO4 का सॉल्यूशन था। अब मैंने क्या करा? मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया मतलब मैंने इसको बड़े से कंटेनर में डाला। इस कंटेनर में मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना वो 100 लीटर्स था, तो 1 लीटर से 100 लीटर में कन्वर्ट करा है। तो इस जो नई सॉल्यूशन की क्या निकालनी है आपको? नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मोलारिटी इंटू NF फैक्टर, ठीक है? तो मैं मोलारिटी निकाल लूँगी, H2SO4 के NF फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? तो नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी से पहले मुझे इस नए सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी पड़ेगी। और नए सॉल्यूशन की मोलारिटी मैंने क्या मान ली? M' मान ली। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास मोलारिटी और वॉल्यूम है। फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालेंगे? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके निकाल देंगे ना। तो H2SO4 के मोल्स जितने यहाँ हैं उसी को तो ट्रांसफर करा, तो मोल्स तो सेम ही रहेंगे। अरे मोल्स तो बेटा सेम ही रहेंगे क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ पानी ही तो डाला है। H2SO4 के तो उतने ही मोल्स गए हैं। अगर 2 मोल होंगे तो 2 मोल्स ही तो डालें, 3 गए हैं तो 3 मोल्स ही तो डालें, तो मोल्स तो सेम ट्रांसफ़र हो रहे हैं डाइल्यूशन में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। मोलारिटी 5 × 1, तो यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितने बेटा? 5 मोल्स। तो जो तुमने H2SO4 ट्रांसफ़र करे हैं तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि सॉल्यूट है वो कितना ट्रांसफ़र करा? 5 मोल ट्रांसफ़र। अब नया वॉल्यूम आपको पता है 100 लीटर, तो भैया नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पता है तो नया मोलारिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इन दोनों से आप नई मोलारिटी निकाल सकते हो विच इज़ 5/100। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.05 मोलर। तो नया सॉल्यूशन जो है उसकी मोलारिटी कितनी आ गई? 0.05 मोलर आ गई। चलिए मोलारिटी पता लग गई तो बस नॉर्मेलिटी बतानी है, बता देते हैं। नॉर्मेलिटी यहाँ पर बेटा H2SO4 है, H2SO4 का N फैक्टर कितना आएगा? 2, क्योंकि एक एसिड के लिए N फैक्टर कितना दिखाते हैं कि एक H2SO4 से नंबर ऑफ H+ आयंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, तो इसलिए N फैक्टर हुआ 2। तो मोलारिटी ये है, तो नई नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 0.05 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 नॉर्मल। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी बेटा? सॉरी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 0.1 मोल नॉर्मल। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर? डाइल्यूशन के टाइम पे मोल्स जो है वो सेम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बस नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? अच्छा, एक फॉर्मूला मेरे को यहाँ पर आपको देना है कि अगर आपके पास मोलारिटी आ जाए और मोलारिटी आ जाए तो वहाँ पर कन्वर्जन कैसे करना है। तो मैं एक स्टोरी, एक ट्रिक के थ्रू कन्वर्जन का एक फॉर्मूला आपको याद रखवा देती हूँ, ठीक है? कभी भी मोलारिटी से
या मोलालिटी से मोलालिटी या मोलारिटी से मोलालिटी के बीच में कन्वर्जन आ जाए तो एक फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला दूंगी, बाकी सब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको याद रखना है भाई, एक फैमिली ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है? एक फैमिली ड्रामा चल रहा है। और फैमिली ड्रामा किसके किसके बीच में होता है बताना ज़रा। चार लोग हैं, चारों लोगों के बीच में होता है। कौन कौन है 4 लोग? एक छोटा भाई मतलब छोटा एम है, एक बड़ा भाई मतलब बड़ा एम है, एक पापा है, डैड है तो डी है, और एक मम्मी है तो डबल एम है। समझ आ गया? ये फैमिली ड्रामा किस किस के बीच में? एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक डैड के बीच में और एक मम्मी के बीच में है। डबल एम मतलब मम्मी के बीच में है, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, स्टोरी बनाई है याद करने के लिए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद करना, ठीक है। होता क्या है, घर में सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? ये छोटा भाई करता है। छोटा भाई सबसे ज़्यादा शैतान होता है फैमिली में, ठीक है। तो याद क्या रखोगे? छोटा भाई 1000 टाइम्स शैतानी करता है किसके? बड़े भाई के। छोटा भाई 1000 गुना शैतान होता है बड़े भाई के। यहाँ पे स्मॉल एम मोलालिटी है, कैपिटल एम मोलारिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये तो मैंने आपको फैमिली ड्रामा याद करने के लिए बताया। तो मोलारिटी होती है 1000 टाइम्स ऑफ मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स क्या हो गया बेटा? छोटा भाई 1000 टाइम्स शैतान हो गया बड़े भाई से, ठीक है। और फिर शाम को पापा आते हैं तो 1000 टाइम्स क्या आते हैं? गुस्से में आते हैं, ठीक है। तो 1000 टाइम्स मम्मी ने स्टोरी तो सुनाई दी होगी फ़ोन पे, है ना। मम्मी कौन सी चुप बैठती है, मम्मी ने तो सारी स्टोरी सुनाई दी होगी। तो 1000 टाइम्स बड़े भाई से शैतान है कौन? छोटा भाई। तो शाम को जब पापा आएंगे तो 1000 टाइम आएंगे गुस्से में, और फिर मारेंगे किसको? मारेंगे छोटे भाई को, कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। किसको मारेंगे? बड़े भाई को और मम्मी को, दोनों ही बैठेंगे। छोटा भाई बैठ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आप कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रखोगे बेटा। मोलालिटी और ये मोलारिटी है। डी क्या है? डेंसिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलारिटी है। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो छोटा भाई 1000 टाइम्स शैतान और बड़ा भाई 1000 टाइम्स फिर शाम को गुस्से में आएंगे डैड, मारेंगे किसको? मम्मी को, डबल एम, और बड़े भाई को। छोटा भाई उसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्टोरी टू रिमेंबर। इस फॉर्मूले से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। कर लेंगे। ट्रिक अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट पर पिन टैग करके हार्ट ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलिए कभी ऐसे ट्रिक्स कभी जीवन में नहीं भूलते हो। स्टोरी जितना बना के याद करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आइए चलिए कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट पढ़ें अब। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ये होता क्या है, कैसे आते हैं इस पे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आते हैं इस पे, ठीक है। तो चलिए करते क्या है। पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए, सारी कन्वर्जन्स इससे सारी याद हो जाएंगी आपको। आपके पास बेटा एक मोलर मास होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है? इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होता है? ध्यान से सुनो। इक्विवेलेंट मोलर मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब सारी चीज़ें करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं करवाऊंगी। अब मेरी बात सुनो, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट बाय मोलर मास, ठीक है। जब हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मोल्स यूज़ कर रहे थे, ये क्या था? वेट बाय इक्विवेलेंट मोलर मास। अगर नॉर्मल मोलर मास से डिवाइड करते तो मोल्स आएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट मोलर मास ऊपर वाले से डिवाइड कर दे तो इक्विवेलेंट मोल्स आएंगे। अब ये वेट बाय इक्विवेलेंट मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बाय एन फैक्टर लिख सकते हो ना। तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वेट बाय मोलर मास एन के बराबर है, तो इक्विवेलेंट मोल्स किसके बराबर होगा? एन इंटू एन फैक्टर के बराबर होगा। याद रहेगा आप सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट बेटा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, मोलारिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी? इक्विवेलेंट मोल्स यूज़ करने पड़ेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब जो इक्विवेलेंट मोल्स था बता दिया, n इंटू एन फैक्टर के बराबर है, तो इसको खोल के लिख दो n इंटू एन फैक्टर, और नीचे बेटा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या है बेटा? मोलारिटी ही तो है। तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर ही तो नॉर्मेलिटी है। यही तो मैंने बोला। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझ आएंगे। इक्विवेलेंट मोलर मास आपको याद रखना है,
ठीक है, एन इक्वलेंट एन इंटू एन फैक्टर याद रखना है। मोलारिटी एंड एन फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन, नॉर्मेलिटी एंड एन फैक्टर के नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये याद रखना है। सिंपल से 3 फॉर्मूलेज हैं, कर लोगे एवरीवन? यस यस यस, इजी। आइए अब बात करते हैं किसकी, अब आपकी बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये जो फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ते हो ना, फैराडे सेकेंड लॉ वैसे हम 12th में पढ़ते हैं, कोई 11th में तो टेंशन ना ले। जब हम फैराडे सेकेंड लॉ करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो वेट ऑफ एलिमेंट ए है बेटा, एक एलिमेंट का जो वेट है उसको हम क्या मान लेते हैं, WA मान लेते हैं, या वेट ऑफ एलिमेंट A बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एलिमेंट B। ये किसके बराबर होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इनके इक्विवेलेंट वेट रेशियोज़ के, इनके जो इक्विवेलेंट मास रेशियोज़ आता है ना, तो इक्विवेलेंट मास रेशियोज़ या वेट रेशियोज़ ऑफ A बाय इक्विवेलेंट वेट रेशियोज़ ऑफ B के बराबर आता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर बेटा मेरे पास मेटल क्लोराइड है MClX, मुझे नहीं पता मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया, तो इक्विवेलेंट मेटल वेट ऑफ मेटल क्लोराइड MClX किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये मेटल कौन सा है, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो तो मैं ये समझ नहीं आ रहा, तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम करें तो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस टेक मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड के बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का मास बेटा कितना होता है, 24, कितना होता है 24, है ना। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज बेटा क्या है, +2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मोलर मास हो गया 24, NF फैक्टर हो गया 2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा 24/2। क्लोरीन का मास 35.5 होता है Cl का, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है बेटा -1 होता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा तो वो कितना होगा 35.5 बाय -1 का मॉड वैल्यू, NF फैक्टर में मॉड लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12 + 35.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 47.5। तो ये तो हमने डिवाइड करके देखा, इसका प्लस इसका करके हमने 47.5 वैल्यू निकाली। आइए MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट निकाल के देखते हैं। ये क्या है बेटा, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। इसका NF फैक्टर कितना आएगा बेटा 2 आएगा ना। सॉल्ट के लिए NF फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, इसका NF फैक्टर सॉल्ट का कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास निकालने चले तो 24 तो क्या है बेटा मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 × 35.5 क्या हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन, तो मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा 70 + 24, 71 + 24। ठीक है, तो मोलर मास इसका कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आ गया 95। तो आइए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 95/2 करना पड़ेगा ना बेटा, यही वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.5। तो ये कंसेप्ट समझ आया। कोई भी एलिमेंट का अगर आप कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इंडिविजुअल आयंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, सम के बराबर होते हैं। और दूसरी बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ एलिमेंट A बाय वेट ऑफ एलिमेंट B रेशियो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स के बराबर होगा। तो एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये, इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कितने बच्चे हैं मेरे जो इस क्वेश्चन में अटकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट दो क्लियर है तो इस क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अटक जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए एवरीवन, आंसर। बहुत बच्चे हैं, मैंने डाउट क्लासेस भी बहुत बच्चों के लिए है, हमेशा इसको रट देते हैं और फिर लास्ट में इसको भूल जाते हैं कैसे करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि आप मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करते हो। सिर्फ 2 चीज़ें जो अभी बताई है उसी को अप्लाई करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। करें एक बार सॉल्व, ठीक है। अब आपके पास देखो मेटल क्लोराइड है,
हमें नहीं पता मेटल कौन सा है। जैसे अगर NaCl होता, सोडियम मेटल होता तो NaCl लिखते, मैग्नीशियम होता तो बेटा MgCl2 लिखते, एल्यूमिनियम होता तो क्या लिखते AlCl3। मुझे नहीं पता ना बेटा मेटल कौन सा है। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो आगे 3 आया, मुझे नहीं पता मेटल कौन सा है, तो मैं मेटल के ऊपर जो चार्ज मान लेती हूँ वो A मान लेती हूँ। तो यहाँ से M+A हमारा लेट मेटल आयन बी M+A। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लोराइड मिलेगा MCl टाइप का मेटल क्लोराइड मिलेगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास -1 है तो इन सबके पैरों में तो 1 आ रहा है, तो मेटल क्लोराइड जो मिलेगा, अगर हमने ये मेटल माना है तो MCl टाइप का कंपाउंड मिलेगा ना, क्लोराइड मिलेगा ना। ये बात समझ आ रही है? जैसे Al+3 अगर मेटल होता तो हमें AlCl3 मिला, मैग्नीशियम +2 होता तो आपको MgCl2 मिला। अगर M+A है तो MCl टाइप का मिलेगा ना इक्विवेलेंट आपको क्लोराइड, ठीक है। आइए इसके बाद इसने बोला है वैल्यूज पुट करेंगे MCl का। इसने क्या बोला है, जो वेट है मेटल क्लोराइड का, मेटल क्लोराइड का बेटा जो वेट है इसने क्या बोल रखा है, x ग्राम है, ठीक है, मान लिया। इसने दूसरी बात बोल रखा है जो मेटल +A फॉर्म में है इसका जो वेट है, वेट ऑफ मेटल कितना है, वेट ऑफ मेटल बोल रखा है बेटा y ग्राम बोल रखा है, ठीक है, y ग्राम बोल रखा है। क्वेश्चन में पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल के देना है इन लोगों को। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आइए करेंगे, आइए करेंगे एवरीवन। कैसे करोगे, कैसे करोगे, लगाओ दिमाग। जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना उसको ऊपर रखो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, अभी हम पढ़ के आए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट वेट रेशियोज के बराबर होते हैं। वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल क्लोराइड के बराबर होते हैं। अब इसने वेट ऑफ मेटल तो दे रखा है, वेट ऑफ मेटल बेटा क्या दे रखा है y, और वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या दे रखा है x। तो हमारा राइट हैंड साइड तो सॉर्टेड है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल y। अब अगर आपके पास बेटा मेटल +A चार्ज में है तो इसका n फैक्टर A होगा ना, तो आपका n फैक्टर क्या होगा, A होगा। तो y/A क्या है, n फैक्टर ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना तो मुझे y/A की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अभी मेरे पास A की वैल्यू तो है नहीं, तो मुझे यहाँ से A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A की वैल्यू निकालते ही मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा। आइए पुट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसके बराबर हो गया बेटा, y/A के बराबर हो गया। नीचे आइए, क्या मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो गया, y/A, और क्लोराइड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट होगा 35.5, और क्लोराइड का इन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा बेटा, y/x के बराबर आएगा। आइए इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और A की वैल्यू निकालें। A की वैल्यू निकालते इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर आप करने चले तो क्या आ जाएगा बेटा, y/A। नीचे क्या आएगा यहाँ पर, y प्लस, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आएगा y/A, y/A। इसको सॉल्व करोगे तो ये A इससे मल्टीप्लाई होगा 35.5 से, तो यहाँ पर ये ऊपर आएगा, ये आएगा y प्लस 35.5 ऑफ A शुड बी बराबर टू y/x, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा, A कटा, ये y से y यहाँ से कटा, A से A कटा, तो नीचे अब क्या रह गया हमारे पास, अब ये रह गया x इज इक्वल्स टू y प्लस 35.5 ऑफ A, ये हमारे पास रह गया। अब बेटा यहाँ से क्या निकालोगे, A की वैल्यू, तो A की वैल्यू आपके पास आएगी x माइनस वाई बाय 35.5। बस A की वैल्यू निकाल ली, बस आपको यहाँ पर पुट करना है, अब कुछ नहीं करना। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मेटल के इक्विवेलेंट वेट बराबर आएगा y/A, और A किसके बराबर था, x माइनस वाई
इंटू 35.5 जो कि ऊपर जाएगा। तो ये हमारा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों से सॉल्व नहीं होता। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लगाए हैं, इक्विवेलेंट रेशो बराबर होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खोल के लगाए हैं, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट और क्लोराइड के इक्विवेलेंट वेट के बराबर आएगा। ठीक है, सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, आइए मूविंग टू बेटा द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उसमें मोल्स भी बराबर नहीं होते, वॉल्यूम भी बराबर नहीं होता, वेट भी बराबर नहीं होता, तो बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है इक्विवेलेंट मोल्स। तो अगर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उसमें हर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट मोल्स हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट मोल्स के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया H2SO4, ठीक है, और हमने क्या लिया? NaOH, और हमने बेटा क्या लिया? Na2SO4, और हमने क्या मिला? हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर मिला। ये एक इक्वेशन है। लेट अस टेक, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो एक्सपेरिमेंट करते हुए तो मैंने मोल्स H2SO4 के कितने लिए? 1, इसके 2, इसके 1, और इसके कितने मोल्स मिले? मुझे 2 मिले। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि मोल्स ऑफ H2SO4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ बराबर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ऐसा तो नहीं है ना? इसका 1 मोल, इसका 2 मोल्स है, तो इसके इक्विवेलेंट मोल नॉर्मल मोल्स तो बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा वेट क्या बराबर आएगा? अगर इसके मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग में वेट निकाल लूँ तो यहाँ पर वेट कितना आएगा? 1 इंटू मोलर मास कितना हो गया? 98 H2SO4 का। NaOH का मोलर मास कितना हो गया? इसका 23, 16 और 1, 23, 16 और 1, अगर आप करते हो बेटा कितना आएगा? 40। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट आएगा वो आएगा 80 ग्राम, और यहाँ पर जो वेट आएगा 98 ग्राम। तो ना ही वेट बराबर है, इसका 98 रिएक्ट कर रहा है, इसका 80 रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, इसका 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे STP पे तो इसके 22.4 लीटर्स रिएक्ट करेंगे और इसके 44.8 लीटर्स रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना ही मोल्स बराबर होते हैं, ना ही वेट बराबर होता है, ना ही वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो इसका 22.4 और इसका 44.8 रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टेंट्स में ऐसा क्या एक क्वांटिटी तो बराबर होगी जो रिएक्ट कर रही होगी, तो वो क्वांटिटी बेटा क्या होती है? इक्विवेलेंट मोल्स की होती है। इक्विवेलेंट मोल्स बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स अभी बताए थे किसके बराबर होते हैं? n इंटू n फैक्टर के बराबर होते हैं। H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना है बेटा? 2 है। NaOH के लिए n फैक्टर, एक ही OH माइनस दे सकता है, n फैक्टर होगा 1। Na2SO4 के लिए 2 प्लस चार्ज या माइनस चार्ज बेटा सॉल्ट है, NF फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट मोल्स की तो वो ही बराबर होंगे, क्योंकि मोल्स है 1 इंटू NF फैक्टर करेंगे तो 2 इक्विवेलेंट मोल्स, n इंटू NF फैक्टर। तो H2SO4 के कितने मोल्स इक्विवेलेंट मोल्स यूज हुए? 2। यहाँ पे बेटा मोल्स 2 है, NF फैक्टर कितना है? 1। तो यहाँ पे NaOH के भी अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मोल्स कितने यूज होंगे? 2। Na2SO4 में 1 मोल मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट मोल्स किसके बराबर होंगे? 1 इंटू 2 NF फैक्टर। तो यहाँ पे Na2SO4 के भी इक्विवेलेंट मोल्स कितने आएंगे? 2। H2O के भी कितने हैं बेटा? 2। तो सब चीज़ों में बराबर क्या है? ना ही वॉल्यूम बराबर है, ना ही वेट, ना ही मोल्स बराबर है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यही होता है जब 2 सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल लो या फिर इक्विवेलेंट मोल्स बोल लो, वो बराबर होंगे, या मिली इक्विवेलेंट्स बोल लो वो बराबर होंगे। समझ रहे हो? ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बेसिक्स होते हैं आपके। ठीक है, आइए चलिए फटाफट से एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रिएक्शन तो चला लेते हो, लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत आती है। तो एक छोटी सी ट्रिक दूंगी, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो। एवरीवन, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। करें? चलिए
चलिए फॉर एग्जाम्पल सेम इक्वेशन उठा लेते हैं। जैसे आपकी ये H2SO4 है ना, ये 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रही है। मिलेगा क्या आपको यहाँ पे Na2SO4 मिलेगा और साथ में आपको क्या मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो या तो आप इक्विवेलेंट मोल्स को सबको बराबर कर लो या फिर मोल्स के हिसाब से चला लो ना रिएक्शन। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ना कि 1 मोल विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Na2SO4 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। या तो इसमें आप वो लगा लो, क्या कहते हैं उसको, आप क्या लगा लो, यूनिटरी मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, अदरवाइज सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट मैम करने चली और मैम ने रैंडमली ले लिया, मैम को नहीं पता था कैसे रिएक्शन चलेगी, बट मैम ने बोला कि मैंने 4 मोल्स H2SO4 लिया। तो आपसे पूछ लिया कितने मोल्स NaOH लूँगी, तो 1 मोल के लिए 2 NH चाहिए, तो यहाँ पे 4 मोल्स के लिए मुझे क्या लिया, 8 मोल्स NaOH की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 8 मोल्स की। 1 मोल से Na2SO4 1 बन रहा है, तो 4 मोल्स लेके चले हैं, तो 4 मोल्स क्या बनेंगे Na2SO4 और 8 मोल्स क्या बनेंगे बेटा, वाटर के बनेंगे। तो मैम ने एक एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, सिर्फ ये लिया था, और आपसे पूछ लेंगे ये कितना 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 चाहिए है, तो आप निकाल लोगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे, है ना, इजी है। 1 से 2 चाहिए तो 4 से 8 चाहिए होंगे, 1 से 1 बन रहा है तो 4 से 4 बन रहा होगा, 1 से 2 बन रहा है तो 4 से 8 बन रहा होगा, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट जो आपका होता है ना, वो कहाँ से निकालते हो बेटा, सबस्ट्रेट से निकालते हो। अरे बाप रे, चलिए इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट होता है। सबस्ट्रेट में से कोई भी एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लेकिन इस केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि इसका 4 इसका 8 कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट कब नहीं होते, जब कंप्लीट यूज हो जाए रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट पूरा का पूरा यूज़ हो जाए। जब इसका 4 इसका 8 पूरा यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन एक मैम ने ना एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट 2 में मैम ने H2SO4 के तो 4 मोल ले लिए और NaOH के कितने ले लिए, 10 मोल ले लिए, और आपसे पूछा कि यहाँ पर Na2SO4 कितना बनेगा और वाटर के मोल्स कितने बनेंगे। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कोई है या नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट कोई है या नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट है, H2SO4 रिएक्टेंट है और NaOH रिएक्टेंट है, आपको क्या करना है, इनके जो गिवन मोल्स है, गिवन मोल्स को इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। गिवन मोल्स वैल्यू को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आया उससे डिवाइड करना है। जैसे इसके गिवन मोल्स कितने 4 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4/1। यहाँ पर बेटा गिवन मोल्स कितने हैं 10 और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 10/2 कर देना। ये वैल्यू आई 5, ये वैल्यू आई 4, जो छोटी वैल्यू है वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी। जो छोटी वैल्यू है बेटा वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी। सबसे आसान तरीका होता है, जो गिवन मोल्स है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो बैलेंस्ड इक्वेशन से। 4/1 4 कर दिया, 10 गिवन थे, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये, पहली वाली एक्सपेरिमेंट की तो बात होगी, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसके 10/2 5 हो गया। तो इन दोनों में से 4 और 5 में से छोटी वैल्यू ये है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। तो अगर इसके बेटा 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे, इसके 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो 10 में से 8 मोल्स इसके लिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि डबल रिएक्ट कर रहा है, और 4 में से Na2SO4 कितना मिलेगा, 4 मोल, ठीक है। वाटर कितना मिलेगा बेटा, 8 मोल मिलेगा, ठीक है। जो बच गया एक्स्ट्रा ये हटा दो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया तुमने, ये हटा दिया। 4 में से 8 रिएक्ट करेगा तो 2 मोल्स बच जाएंगे, तो ये क्या है, एक्सेस में है, ये एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है, जो बच जाता है उसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। और कितना बच जाता है ये क्वेश्चन आता है, मोल से वेट निकालना भी आ जाता है। तो आपसे पूछेगा कितना वेट बच गया, तो मोल्स इनटू मोलर मास कर दोगे तो वेट निकल जाएगा। लेकिन ये एक सबसे आसान तरीका होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। जो भी सबस्ट्रेट है गिवन मोल्स बाय कोफिशिएंट कर देंगे, छोटी वैल्यू आएगी तो वो छोटी वैल्यू लिमिटिंग रिएजेंट की बोली जाएगी, ठीक है। कर लोगे चलिए, बस इतने से कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो गया। बस 2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं, परसेंटेज प्योरिटी वाला और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, तो अपना सॉर्टेड है, हो गया है पूरा चैप्टर। आइए करें क्वेश्चन,
चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। रिमेंबर, जब भी मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जब भी रिडॉक्स कर रहे हैं, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करके चलेंगे। चलिए आइए, H2 प्लस Cl2 से मिलता है क्या? 2HCl। क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो HCl का वेट रिक्वायर्ड है, ये जो वेट रिक्वायर्ड है कितना है? 3.65 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, कभी भी वेट से रिएक्शन नहीं चलाएंगे, या तो नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मोल्स निकाल लेते हैं। वेट कितना है? 3.65 डिवाइडेड बाय मोलर मास 36.5 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/100 और ये ऊपर 10, तो ये कितना हो गया बेटा? 0.1 मोल आ गया। ठीक है, आपको 3.65 ग्राम मतलब 0.1 मोल HCl बनाना है। अगर आपके पास एक मोल से 2 HCl बन रहे थे, तो इतने मोल्स HCl बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 0.05 मोल Cl2 लेने पड़े। आधा करूँगी ना इसका, 0.1 का आधा करेंगे तो इतने मोल्स Cl2 के लगेंगे और इतने मोल्स किसके लगेंगे बेटा? H2 के लगेंगे। लेकिन ऑप्शंस देखो लीटर में है तो मोल्स से काम नहीं चलेगा। मोल्स नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतने मोल्स माने कितने वॉल्यूम? 0.05 इंटू 22.4, इसको सॉल्व करेंगे ना 1.12 लीटर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको H2 के कितने वॉल्यूम लगेगा? 1.12। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा ये भी कितना आएगा? 1.12। ठीक है, तो यहाँ पर H2 एंड Cl2 का कितना वॉल्यूम लगेगा? 1.12। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे ईजी होते हैं, बस आपको चलानी आनी चाहिए रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रखा है बेटा, क्या बोल रखा है? आपका ये पूछा है व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अगर आपके पास AgNO3 है, ठीक है, AgNO3 कितना ले रखा है? 50 ml का 16.9% क्या लिख रहा है? AgNO3। साथ में इसको मिक्स करा है किसके साथ? NaCl सॉल्यूशन के साथ। इसका भी 50 ml लेके चले, इसका भी बेटा क्या लेके चले? 50 ml लेके चले, और इसका 5.8% NaCl के साथ आपने मिक्स करा। तो यहाँ पर आपको पता है रिएक्शन होगी भैया, जब AgNO3 को NaCl के साथ मिक्स करोगे तो मिलेगा ना बेटा AgCl का प्रेसिपिटेट, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना? AgCl का प्रेसिपिटेट बिल्कुल मिलेगा। तो आपसे यही पूछा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। इसका वेट माने इसका मास निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम मोल्स निकालेंगे। AgNO3 का 1 मोल NaCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो जाके 1 मोल AgCl बनेगा। तो मुझे जो गिवन क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो गिवन है, मुझे उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? आइए फटाफट से करें क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर मेरे को बेटा क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। मोल्स क्या होगा? मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास। AgNO3 का जब आप मोलर मास निकालेंगे ना तो 169.8 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, 169.8 आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा? 58.5 ग्राम्स पर मोल। इसका आ जाएगा मोलर मास, इसका आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेट बाय मोलर मास। मोलर मास दोनों की बता दी, अब निकालते हैं वेट। आइए, AgNO3 की अगर हम बात करें एवरीवन, AgNO3 की अगर हम बात करें तो 50 ml ऑफ 16.9%। अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूँ तो 169.8 बेटा इसका क्या है? मोलर मास है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 0.5 मोल। इसको सॉल्व कर लेना, 169.8 बाई 10, ये ऊपर, ठीक है। हाँ, ये तो पूरा कट गया, 5/10 बचा, तो बेटा 0.5 मोल आ गया ना। अरे सुन लो, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो तुम्हें, तो यहाँ पर देखो ये 169.8 है, इंटू 10 करोगे तो ये 169 के अप्रॉक्स ना, इसको काट सकते हैं ना, काट दिया तो 5/5 क्या बच गया? 5/100
तो ये कितना आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा। चलिए AgNO3 का मोल्स कितना आ गया 0.05% आ गया। आइए फिर AgCl की बात करें, NaCl की बात करें। NaCl कितना प्रेजेंट था 50 ml 5.8%। ठीक है, मोलर मास कितना आएगा 58.5 आएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो 0.05 मोल्स आ जाएंगे। तो NaCl के मोल्स कितने आ गए 0.05, AgNO3 के भी मोल्स कितने आ गए 0.05। अब यहाँ पर ये जब 0.05 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, ये भी 0.05 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो AgCl भी तो बेटा 0.05 मोल्स ही बनेंगे। AgCl तो बेटा 0.05 मोल्स बनेंगे, लेकिन ये तो मोल्स है। हमें क्या निकालना पड़ेगा वेट निकालने के लिए क्या करेंगे AgCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 होता है सिल्वर का, 35.5 होता है क्लोरीन का, तो यहाँ पर 143.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.05 मोल्स इंटू 143.5 उतना ग्राम आपका क्या बन जाएगा AgCl। ठीक है, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 7 ग्राम्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 7.1 आएगा। सिंपल सी बात है, 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो वेट आएगा बेटा किसके अप्रॉक्स आएगा 7 ग्राम्स के अप्रॉक्स आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। कर लोगे, इतना AgCl आपका डिपॉजिट हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट और वो सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। करें क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बेटा मैग्नीशियम कितना बोल रहा है 1 ग्राम, जो गिवन है वो लिखते जाओ। वेट गिवन है 1 ग्राम लिख दिया। इसको बर्न करा किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, कितना ग्राम गिवन है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन है। जब आप इसको बर्न कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। बैलेंस करना ना भूलना, ये बैलेंस हमने कर दिया। ठीक है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। अब आपसे बोला है इनमें से कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में रह गया, तो मैग्नीशियम रह गया या ऑक्सीजन रह गया, और रह गया तो वो कितना रह गया ये आपको बताना है। कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट निकालनी है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए रिमेंबर मोल्स बाय कॉफिशिएंट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले वेट से निकालना पड़ेगा मोल्स। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, वेट कितना है 1, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, इसका जो वेट है 0.56 है, मोलर मास 32 लेना, O2 दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, हमारे पास टाइम कम होता है तो टीचर्स कैन यूज़, बट आप कोशिश करा करो खुद से कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0.0416, मैग्नीशियम के मोल्स कितने आ जाएंगे 0.0416 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 0.56 को बेटा 32 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0175। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए 0.0175। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए। अब मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट निकालनी है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए यहाँ पर इसके जो मोल्स हैं 0.0416 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.0208 आएगा, और यहाँ पर आपके पास जो कॉफिशिएंट है वो कितना है बेटा 1, तो इसके पास ये वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 0.0208 और इसमें से ये वैल्यू छोटी है, अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दोनों में से ये वैल्यू छोटी है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगी। अब सब भूल जाओ, अब आप सब भूल जाओ, इतना आपने निकाल लिया लिमिटिंग रिएजेंट। अब लाइन लगा दो यहाँ पर, अब आप रिएक्शन इसके हिसाब से चलाओ। यहाँ पर 0.0175 ऑक्सीजन के मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो मैग्नीशियम के बेटा मोल्स कितने थे टोटल, मैग्नीशियम के जो मोल्स थे 0.0416 थे। रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 × 0.0175
मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे ना, इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.035। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट क्या कर लिखोगे, कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट होंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम थे 0.0416, रिएक्ट करने के लिए गए 2 इंटू 0.0175। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.0416 माइनस 0.035, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, ये वैल्यू मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ 0.0416, कितने रह जाएंगे 0.0066 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बच जाएंगे। लेकिन आपसे देखो क्वेश्चन में आपसे मोल्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, वेट पूछा है। क्या पूछा बेटा, वेट पूछा है। तो वेट पूछा है तो 0.0066 इंटू क्या करना पड़ेगा, मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी 0.16 ग्राम। कितनी आएगी बेटा, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, क्या बचेगा, बचेगा आपका मैग्नीशियम, कितना बचेगा 0.16 ग्राम बचेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। रिएक्शन चलती है लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। चलिए सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका बचा बेटा परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी में क्वेश्चंस कैसे आता है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज प्योरिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम तो लिया है 24 ग्राम और रिएक्शन इसी के हिसाब से करवाई। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं या फिर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप फॉर्मूला लिख लो, जो परसेंटेज प्योरिटी होती है ना वो किसके बराबर होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो आपको वेट मिलता है कंपाउंड का या वेट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एक्सपेरिमेंट करने से, डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, जब आप थ्योरी लगाकर है ना वैल्यू निकालते हो, उससे जो वेट ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए आपका, उससे आप डिवाइड करते हो इनटू 100। ये होती है परसेंटेज प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका 48 ग्राम ले लूँ तो 48 ग्राम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलना चाहिए, 2 इंटू 24 प्लस 16 कितना होना चाहिए बेटा, ये आपका इतना वेट मुझे मिलना चाहिए किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये जो मैंने इक्वेशन लगाई है ये थ्योरेटिकल लगाई है बेटा, 2 मोल से 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 48 ग्राम से 24 प्लस 16 अगर आप करते हैं तो 80 ग्राम्स क्या मिलना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। तो ये मैंने थ्योरी लगाई है कि इतने ग्राम से इतना मिलना चाहिए, तो ये थ्योरेटिकल वेट हो गया, थ्योरेटिकल वेट। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने चले तो वेट जो मिला आपने कैलकुलेट करा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो 60 ग्राम है, तो ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंटल वेट। तो आपके पास जो परसेंटेज प्योरिटी आएगी ना मैग्नीशियम की, वो कितनी आएगी, 60 मिला 80 मिलना चाहिए था इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जो एक्सपेरिमेंटली मिला डिवाइडेड बाय जो हमें मोल कंसेप्ट लगा के वेट मिलना चाहिए था, थ्योरेटिकल वेट मिलना चाहिए था इनटू 100, ये होता है परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर हो गया ये परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एवरीवन कि आपके पास क्या है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिख लो, जो चीज़ गिवन है उसे लिख लीजिए। जब ये डिकम्पोज करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा। ठीक है, आपको जो गिवन है उसे लिख लो आप, सिंपल सी बात है। वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना गिवन है, 20 ग्राम गिवन है। तो मोल्स निकालेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 84 होता है, तो 20/84 आएगा। यहाँ से आपको ये भी गिवन है, आपको रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट करा तो एक्सपेरिमेंटल वेट कितना मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 8 ग्राम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंटल वेट कितना दिया है, 8 ग्राम। तो प्योरिटी निकालने के लिए हमें थ्योरेटिकल वेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन था, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना यूज हुआ, 20/84। 1 से 1 मिल रहा है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको मिलने चाहिए वो कितने मिलने चाहिए, 20/84 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने चाहिए। इतने मोल्स क्या मिलने चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट कितना हो गया, 20/84 इंटू मोलर मास कितना हो गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास होता है 40। तो
एक्सपेरिमेंटली हमें 8 ग्राम मिला, बट थियोरेटिकली हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट जो मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, थियोरेटिकल वेट इतना मिलना चाहिए था। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाल लेंगे एवरीवन? परसेंटेज प्योरिटी इज 8 ग्राम मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए 20 × 40 बाय 84 × 100, ठीक है, ठीक है। तो 4 2 जा बेटा 8 हो गया, ये 100 से 100 कट गया, तो आपके पास ये आंसर कितना आ जाएगा 84%। तो करेक्ट आंसर एवरीवन क्या आना चाहिए, 84% की परसेंटेज प्योरिटी होगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट पार्ट बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपने 11th के स्कूल एग्जाम्स में देखे होंगे। सिंपल सी एक टेबल बनती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशो होती है सारे एटम्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो सभी बच्चों को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपल रेशो निकालूं, इन सब में से 6 कॉमन ले लूं, तो CH2O। अब इसके आगे फर्दर सिंपलेस्ट रेशो में नहीं जा सकता, इसमें सिंपल रेशो में कार्बन 1:2 ऑक्सीजन 1 रेशो में है, ठीक है। तो ये CH2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्दर सिंपलेस्ट रेशो में नहीं जा सकता, तो CH2O क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और C6H12 जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं कि एक स्ट्रक्चर में, एक कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, वो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज में यहाँ पे एटम्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, जिसमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल, यहाँ पे हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास करके आप क्या निकालते हो, एक n वैल्यू निकालते हो, ठीक है। और ये जो n वैल्यू होती है, आप एम्पेरिकल फॉर्मूले में इस n वैल्यू को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देते हो। तो ये n वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकलती है। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे आपके क्लियर हो गए। ये फॉर्मूला मैंने आपको n वैल्यू बता दिया है क्या होता है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछे तो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूले की वैल्यू आपको बतानी है। उसमें बोल रखा है 80% कार्बन है, 20% क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। और उसने बोल रखा है अगर मॉलिक्यूलर मास 30 होगा तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं उसको आप एक चार्ट में बनाते हो। एक साइड आप क्या लिखते हो, लेफ्ट साइड बेटा आप एक साइड लिखते हो एम्पेरिकल एलिमेंट्स लिखते हो। तो यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स गिवन है वो कौन कौन से गिवन है, एक कार्बन गिवन है, एक हाइड्रोजन गिवन है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हो बेटा, उसका वेट, जो परसेंटेज गिवन होता है ना नेचर में वही वेट लिख देते हो। तो वेट कार्बन का कितना मान के चलते हो, 80 ग्राम, क्योंकि 80% कार्बन है, ठीक है। 100 ग्राम सैंपल में 20% हाइड्रोजन है, तो 20 ग्राम मान लेते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने वेट माना तो नेक्स्ट टेबल जो बनती है नंबर ऑफ मोल्स बनाए बिना आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट बाय मोलर मास कार्बन का, बेस बाय मोलर मास हाइड्रोजन का। तो यहाँ से आपको मोल्स की एक वैल्यू आएगी, फिर मोल्स की वैल्यू से आप क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशो, और इसी सिंपलेस्ट रेशो से निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आप निकालते हैं एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास निकालने के बाद आप क्या निकालते हैं, एन वैल्यू, जो कि किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर मास जनरली क्या होता है, गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी, एम्पेरिकल फॉर्मूला गलत आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला गलत आएगा तो एम्पेरिकल मास गलत आएगा, एन गलत आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें निकालनी है। एक बार एन वैल्यू निकल गई तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन करके आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व आपका कर रखा है। आपको क्या गिवन था बेटा, 80 ग्राम कार्बन गिवन था, 20 ग्राम क्या गिवन था, हाइड्रोजन।
ठीक है। एटॉमिक मासेस आपने लिख रखे हैं, फिर आपने क्या करा, सैंपल में 80% गिवन था तो उसका सैंपल का वेट 80 मान लिया, और आपने हाइड्रोजन का वेट 20 मान लिया, तो आपने 80/12 करके मोल्स ऑफ कार्बन निकाली और 20/1 करके मोल्स ऑफ क्या निकाली, हाइड्रोजन। तो इसमें जो छोटा नंबर है दोनों में, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर इस छोटी वैल्यू को दोनों से डिवाइड कर दो। तो 6.66 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 1, और 20/6.66 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। समझ रहे हो? तो ये जो सिंपल सैम्पल रेशो है वो सिंपल रेशो ऑफ 1:3 फॉर्म में अवेलेबल है। तो बस अब यहाँ से आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, कार्बन 1 है, 3 हाइड्रोजन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH3। तो एम्पेरिकल मास कितना आ जाएगा बेटा, एम्पेरिकल मास आ जाएगा आपके पास 12 + 3 15। एम्पेरिकल मास आके बेटा 15, एम्पेरिकल मास आ गया 15। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन था, मॉलिक्यूलर मास गिवन था 30, तो n की वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास विच इज 15, तो ये वैल्यू आ गई n की 2। तो आपसे पूछा गया था एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा आपसे क्या पूछा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें ये पूरी कहानी करनी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये जो n वैल्यू है इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, C2H6। एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। कर लेंगे एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके कहाँ पे पूछे जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो मैंने सब कुछ कवर करवा दिया, आपके लॉ से लेकर सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सब कुछ कवर करवा दिया। बस एक ये वीडियो ज़रूर देख लेना और एक बार कमेंट सेक्शन में #completed मैम ज़रूर लिखेंगे अगर आपने सब कुछ अच्छे से सॉल्व करा है तो, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको जो शाम को क्लासेस मिल रही हैं उसको भी अटेंड करते रहना। 11th and 12th दोनों को कॉन्स्टेंटली हमें चलानी है, सो दैट सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट मंथ में हम क्या कर रहे हो, तौर तरीके से क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी प्रिपरेशन, टेक केयर।